ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सभी का फिर से एक बार समास कक्षा में आपका सबका स्वागत। समास कक्षा से पहले हमने कुछ कोर्सेस किए थे जिनमें हमने संधि प्रकरण का अभ्यास किया। उसके बाद शब्द रूप और क्रियापदों के रूपों का विचार किया। उसके बाद कारक प्रकरण का भी डिटेल्स में अध्ययन किया। कारक प्रकरण के बाद पिछले मंथ ही प्रत्ययों का अभ्यास किया, तुम प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय वगैरह वगैरह। अभी प्रकरण बचा था समास प्रकरण। समास प्रकरण अभी समास के कितने कितने प्रकार हैं, समास के कौन कौन से अलग अलग अर्थ होते हैं, उनका विचार हम करेंगे। और उनका प्रयास हमारा ऐसा रहेगा कि जितने भी उदाहरण हम देख रहे हैं उनका यूज हम वाक्य में करेंगे। तो बेसिकली लेट मी शेयर द स्लाइड। दृश्य देख लो। मैं ज्यादातर हिंदी में बोलूंगा आज, और यदि किसी को हिंदी समझने में समस्या है तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश और संस्कृत। ओके ओके। आज मुख्य रूप से हम इन प्रकारों का, इन कंसेप्ट्स का विचार करने वाले हैं। पहला प्रश्न होता है समास मतलब क्या। समास नाम किम, समास का अर्थ क्या है, इसका विचार करेंगे। समास शब्द के अलग अलग व्युत्पत्ति या अलग अलग अर्थ देखेंगे। समास के लगभग कितने प्रकार होते हैं, समासस्य कति प्रभेदाः सन्ति, कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार का समास होता है, उसका भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद समास, समस्त जो पद होता है, सामासिक जो पद है, वो सामासिक पद दो पदों से बना हुआ रहता है। उन दो पदों में कौन से पद की प्रधानता है, कौन सा पद प्रिडोमिनेंट है, इसका विचार हम करेंगे। और उस प्राधान्यता से वो समास अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, वो हम पहचान पाएंगे। तो समासिक पद जो है उसमें पूर्व पद, उत्तर पद, इनकी तरह दृष्टि रखकर हम क्या कर पाएंगे, समास का अर्थ जान पाएंगे, समास का प्रकार जान पाएंगे। उसका निर्णय कैसा करना है, कैसे पहचानना है पूर्व पद, उत्तर पद, उसमें प्रधान पद कौन सा है, वगैरह वगैरह, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। और आज के क्लास में मैं द्वंद्व समास के बारे में ज्यादातर, मतलब हम थोड़े से समय में हम ये समाप्त कर सकते हैं द्वंद्व समास। तो ये सारा इंट्रोडक्शन होने के बाद आई विल टेक अप द द्वंद्व समास। ठीक है, अभी समास की व्याख्या देखते हैं। समास 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 ये शब्द बहुत बार सुनते हैं, लेकिन समास शब्द का अर्थ क्या है, तो ये व्याख्या हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी जो है उसकी व्याख्या लिखी है वरद राजाचार्य जी ने। तो वरद राजाचार्य लिखते हैं समास प्रकरण में, केवल भाव समास में, केवल समास में ऐसा लिखते, तत्र समसनम समास। समास, समास मतलब क्या, समसनम। अभी समसनम मतलब क्या, अनेक पदानाम एक पदिभवनम समास है। मतलब जहां अनेक पद है, अनेक पदों का एक पद बनाना, उसका नाम होता है समास, है ना। अनेक पदानाम एक पदिभवनम अथवा द्वयोः पदयोः एक पदिभवनम समास। दो पदों का एक पद बन जाना या अनेक पदों का एक पद बन जाना, उसको समास बोलते हैं। उदाहरण क्या, फेमस उदाहरण है कि नहीं। फेमस उदाहरण है सीतापति अथवा राजपुरुषः। बहुत बार ये प्रकरण जब हम समास प्रकरण पढ़ते हैं तो ये उदाहरण देते ही देते, राजपुरुष तो प्रसिद्ध है। तो जब हम बोलते हैं सीतापति, सामासिक पद है, इसका अर्थ क्या होता है,
सीतायाः पति, मतलब जो सीता के पति हैं वो सीतापति भगवान राम, ऐसा अर्थ होता है सीतायाः पति। और अलग प्रकार की एक व्याख्या रूप में यहाँ इन्होंने श्लोक दिया है। श्लोक ऐसा है, विभक्तिर लिप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैकपद्यं च समासः सोभिधीयते। क्या क्या होता है समास होता है तब क्या क्या होता है? समास होता है तब जो दो पद होते हैं उन दो पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है। फॉर एग्जाम्पल सीतायाः पतिः, सीतायाः पतिः, सीतायाः इसमें षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय जोड़े गए हैं, यहाँ ऐसा रूप यहाँ जोड़ा गया है, सीतायाः ऐसा बना। पति ही ऐसा बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय जोड़े गए हैं। अब समास जब होता है तो विभक्तिर लुप्यते यत्र, यत्र विभक्तिर लुप्यते, विभक्ति प्रत्ययानां लोपः भवति, विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। मतलब क्या? सीतायाः इस शब्द का जो प्रातिपदिक है, मूल प्रकृति है सीता, उस अवशिष्ट रहेगी। वैसे ही रामः ऐसा विसर्ग सहित प्रथमा विभक्ति का एक वचन उन्होंने बनाया। जब समास हो जाएगा तब प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी लुप्त हो जाएगा, और लुप्त होने के बाद दो पदों का एक पद हो जाएगा सीतापति। ऐसा बनने के बाद उसमें प्रातिपदिकत्व आ करके वहां फिर से स्वादु उत्पत्ति, मतलब सुऔजस सीतापति ही सीतापति पति ही पति पतयः, सीतापति ही सीतापति सीतापतयः, ऐसा रूप चलने लगेगा वो, है ना। तो सबसे पहले जब समास होता है, समास दो पदों के बीच में होता है और समास होते समय विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो जाता है, दोनों भी शब्दों के विभक्ति का प्रत्यय का लोप हो जाता है। लेकिन यद्यपि उनके प्रत्यय लुप्त होते हैं, जैसे कि सीतायाः, इसमें से षष्ठी प्रत्यय का लोप हो गया, लेकिन तद अर्थस्तु प्रतीयते, वो अर्थ वैसा का वैसा ही रहता है। सीतायाः मतलब सीता का, ऐसा अर्थ वहां रहेगा, यद्यपि सीता ऐसा रूप अवशिष्ट है ना। और क्या होता है? पदानाम च एक पद्यम च, पदानाम च एक पद्यम, अनेक पद हो या दो पद हो, कम से कम दो तो होने चाहिए, ये अनेक भी हो सकते, द्वंद्व आदि समास में अनेक पद होते हैं, तो उनका क्या हो जाता है? एक पदी पवनम, एक पद्यम बन जाता है, एक पद बन जाता है। फिर से सह समासः अभिधीयते, मतलब क्या क्या होता है? पहले विभक्ति प्रत्ययों का लोप हो जाता है समास करते समय, लेकिन अर्थ का लोप नहीं होगा, दूसरी बात। तीसरी बात, अनेक पदों का एक पद हो जाता है। कितना क्लियर है? और एक व्याख्या यहाँ दी है जो है समस्यते, मतलब एकीक्रियते प्रयोक्तृभिः इति समासः। यहाँ फिर से समस्यनम का अर्थ तो मैंने जो बताया, समास होना मतलब क्या होना? एक पद हो जाना, उसको क्या बोलेंगे हम? समास बोलेंगे। इस स्लाइड में यदि कुछ प्रश्न या कुछ डाउट वगैरह नहीं है तो आई वुड लाइक टू मूव नेक्स्ट स्लाइड। ओके, whenever you have a question you raise your hand and you let me know, right? Yes. Now समास के बारे में, समास करते समय कुछ नियम हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? समासः सुबंतानां भवति न तु तिङन्तानाम्। अभी मैं दो कंसेप्ट आपको पहले बता देता हूँ। सुबंत, सुबंत ऐसा शब्द जब भी आएगा, सुबंत का अर्थ आपको करना है ऐसे शब्द जिनके अंत में विभक्ति के प्रत्यय लगे हैं, in the sense nouns which are endowed with suaujas, amaujas, etc. in the sense रामः, रामौ, रामाः, इसका मेन प्रातिपदिक जो है उसको हम प्रातिपदिक कहेंगे, उसकी जो मूल प्रकृति है उसको हम प्रातिपदिक कहेंगे, प्रकृति कहेंगे। और उस प्रकृति का यूज हम वाक्य में तब तक नहीं कर सकते जब तक उसको कुछ प्रत्यय जोड़े न जाए। जब तक राम शब्द का रामः अथवा रामम, रामेण वगैरह बन नहीं जाता तब तक हम उसका वाक्य में यूज नहीं कर सकते। तो वाक्य में यूज करने के लिए उसको कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कौन से प्रत्यय? सुबंत प्रत्यय। सुबंत प्रत्यय जोड़ने के बाद राम शब्द का हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जैसे रामः, रामौ, रामाः। तो सुबंत प्रत्यय इसको बोलते हैं, सुबंत उसको बोलते हैं। नाउन्स को
चलने वाले नाउन्स को सुबंत बोलते हैं। ठीक है। और तिगंत मतलब क्या? तिगंत मतलब तिप्तस्जित, जो क्रियापद के अंत में जोड़े जाते हैं, जैसे कि पथ धातु है पथ, पथ के अंत में हम जोड़ते हैं ती, तह, अंति। उन ती, तह, अंति आदि प्रत्ययों का हम बोलते तिगंत प्रत्यय। तो मेन रूल याद रखने जैसा रूल क्या है कि समास करते समय समास हमेशा दो सुबंतों के बीच होगा। मतलब क्या? नाउन्स के बीच में समास होगा, शब्दों के बीच में समास होगा। इतना क्लियर? न तो तिगंताना मतलब क्रियापदों के बीच में समास नहीं होगा। पहला नियम एकदम सामान्य नियम है, याद रखना। समास करते समय दो शब्दों में माने दो नामों में समास होगा, संज्ञाओं में समास होगा, लेकिन क्रियापदों में समास नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं, एक दो एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ करके सामान्य नियम है समास हमेशा सुबंतों के बीच में होगा। एक्सेप्शन क्या है? उदाहरण देते हैं खादत मोदत, खादत मोदता। और यही हम ये रेयर यही आपको देखने को मिलेगा, क्रियापदों के बीच में समास आपको दिखेगा, लेकिन रेयर है, बहुत रेयर है। तो यू इवन यू कैन फॉरगेट दैट। ओके, अनदर वन। Second rule I am going to explain now. समासः युगपत् साइमल्टेनियसली द्वयोः सुबन्तयोः भवति। मतलब क्या? समास हमेशा दो सुबंतों के बीच में, इन द सेंस दो नाउन्स के बीच में, दो शब्दों के बीच में होगा। और कदाचित द्वंद्वे तो युगपत् बहुनाम अपि पदानाम समासः भवति। लेकिन कुछ ऐसे समास है जैसे कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अनेक पदों का भी क्या हो जाता है? समास होता है। इतना क्लियर? दूसरा नियम क्लियर? पहला नियम है समास करते समय हमेशा दो सुबंतों के बीच में, सुबंतों के बीच में समास करना है, पहला नियम। दूसरा नियम है ज्यादातर समास दो पदों के बीच में होता है, कभी कभी अनेक पदों के बीच में भी समास होता है, जैसे कि द्वंद्व समास। उदाहरण क्या है? दोनों का एक एक उदाहरण देता हूं। समास दो पदों के बीच में होता है, उदाहरण क्या? राज्ञः पुरुषः। राज्ञः राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और पुरुषः प्रथमा विभक्ति एक वचन है। राज्ञः राजा एक एक शब्द है, पुरुषः एक अलग शब्द है। दो शब्द हमें मिले, दो शब्दों के बीच में समास हो जाएगा और एक पद बन जाएगा, जैसे कि राज्ञः पुरुषः राज पुरुषः। कैसे होगा? जब हम तत्पुरुष वगैरह पढ़ेंगे तब आई विल इंट्रोड्यूस दैट और आई विल एलैबोरेट अबाउट दैट। ओके, अनेक पदों के बीच में समास हो सकता है, जैसे कि हरिश्च, हरश्च, गुरुश्च। कितने पद हुए? एक हरि, दो हरः, तीन गुरु। तीन पद आ गए, तीन पद। उन तीनों का मिलकर भी हम समास कर सकते हैं। और फेमस एग्जाम्पल भी याद रखना है, रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसा द्वंद्व समास कर देंगे। हाँ, इतर इतर द्वंद्व कर देंगे। इतना क्लियर? इतने नियम याद रखिएगा। आगे ये समास करते समय हम कहां कहां समास कर सकते हैं? दो पदों के बीच में समास कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों पद समर्थ होने चाहिए, उन दोनों के बीच में अन्वय होना चाहिए। वो उनकी परस्पर योग्यता, सन्निधि, अन्वय होना चाहिए। उदाहरण देता हूं, एक विपरीत उदाहरण देता हूं जहां समास नहीं होता। हाँ, जैसे कि भवती दर्शनम राज्ञः पुत्रः चोरस्य धावति। आप में से मुझे आइडिया नहीं कितने लोगों को संस्कृत अच्छी तरह से आता है, लेकिन आई थिंक लाइक 90% पीपल विल अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। सती सप्तमी का यूज किया है। और एक्चुअली राज्ञः पुरुषः, यहाँ हम समास कर सकते हैं क्या? ऐसी जिज्ञासा होने के बाद सेंटेंस ऐसा बताते हैं कि भवती दर्शनम राज्ञः पुत्रः चोरस्य धावति। यहाँ समास राज्ञः पुत्रः राजपुरुषः,
ऐसा शब्द कर पाएंगे क्या, ऐसा समास कर पाएंगे क्या? तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोनों के बीच में संनिधि नहीं है, इन द सेंस अन्वय नहीं है, योग्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्ञ इस शब्द का अन्वय दर्शन शब्द के साथ है। मतलब राजा का दर्शन होते ही कोई भाग रहा है। कौन भाग रहा है? चोरस्य पुत्र धावति। मतलब इस पुत्र शब्द का अन्वय राजा के साथ न होने के कारण वहां हम समास नहीं कर सकते। इतना क्लियर? अभी यदि पुत्र शब्द का अन्वय चोर शब्द के साथ है तो यू कैन मेक समास दैट, लाइक चोर पुत्र धावति। वहां अन्वय है, वहां कर पाएंगे। यद्यपि राज्ञ पुत्र यह पास पास में दिख रहे हैं, लेकिन वहां योग्यता न होने के कारण या अन्वय न होने के कारण वहां समास नहीं होगा। इन दोनों के बीच में समास नहीं होगा। इतना क्लियर? तो बेसिक आइडिया क्या है? हाँ, पूछिए। जिनको प्रश्न है अनम्यूट करिएगा। वहां पर अन्वयः इत्युक्ते किम्? अन्वयः नाम तत्र यहाँ संनिधि होते हुए योग्यता, आकांक्षा योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता नहीं है। योग्यता होने के कारण, आकांक्षा न होने के कारण वहां समास नहीं होगा। अच्छा, सामर्थ्य नहीं है, ऐसा समझो। दो पदों के बीच में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि राज्ञ शब्द का अन्वय दर्शन शब्द के साथ है, पुत्र शब्द का अन्वय चोर शब्द के साथ है। इसलिए इन दोनों के बीच में समास हो सकता है, इन दोनों के बीच में समास हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में समास नहीं हो सकता क्योंकि अन्वय नहीं है दोनों का। अस्तु, धन्यवादः। जी जी, ओके। अनदर एग्जांपल आई विल लाइक टू गिव। जैसे कि ये फिर से एक वाला सिमिलर उदाहरण है राज पुरुष का। यहां भी समास हो पाएगा क्या? भार्या राज्ञ पुरुष देवदत्तस्य। अभी यद्यपि ये पास पास में आए हुए हैं, लेकिन वहां परस्पर योग्यता न होने के कारण, दोनों के बीच में सामर्थ्य न होने के कारण, या दोनों का एक दूसरे के साथ अन्वय न होने के कारण वहां समास नहीं कर पाएंगे। राज्ञ पुरुष है, इसका राज पुरुष नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भार्या राज्ञ, राज्ञ शब्द का अन्वय भार्या शब्द के साथ और पुरुष शब्द का अन्वय देवदत्त के साथ, इसलिए इन दोनों के बीच में समास नहीं होगा। समास होगा तो कैसा हो सकता है? इन दोनों के बीच में हो सकता है राज भार्या, ऐसा हो सकता है। देवदत्त पुरुष ऐसा हो सकता है। एक दूसरा उदाहरण दिया। तीसरा और एक उदाहरण देता हूं। कृष्णम श्रित कृष्णाश्रित कृष्णश्रित, ऐसा द्वितीयाश्रिता ऐसा तत्पुरुष में एक सूत्र आता है। श्रित शब्द के साथ द्वितीय तत्पुरुष होता है। अभी इन दिस केस द द्वितीय तत्पुरुष समास विल नॉट टेक प्लेस। व्हाई? बिकॉज कृष्ण पद का अन्वय पश्यति के साथ है और शीत इस पद का अन्वय देवदत्त के साथ। तो कृष्णश्चित ऐसा समास नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों में सामर्थ्य नहीं है। कृष्ण और शीत इन दोनों के पद में सामर्थ्य नहीं है, इन दोनों पदों में सामर्थ्य नहीं। तो बेसिकली मेन आइडिया इज you have to remember, if there is a अन्वय, if there is a sannidhi, if there is a samarthya between two padas, then you can do samasa. Otherwise you cannot. This is main idea. Okay, again it will be clearer after learning this samasa prakarana. You will have clarity about this. अभी समास, whether it is a अव्यय भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विधि एक्सेट्रा, हाउ टू आइडेंटिफाई समास, कैसे हमें समझना है वेदर इट इज अव्यय भाव और तत्पुरुष। तो थोड़ा सा एकदम मोटे मोटे आइडिया आपको बताता हूँ। राजदूत ऐसा शब्द है या राज पुरुष ऐसा शब्द है। अत्र यद्यपि एकम पदम दृश्यते तथापि पूर्वम पदम उत्तर पदम च अस्ति। मतलब क्या? यद्यपि राजदूत ऐसा शब्द एक ही शब्द दिख रहा है, लेकिन इस राजदूत पद में दो शब्द है। कौन से? राज्ञः, दूतः। राज्ञः एक पद हो गया, दूतः एक पद हो गया। अभी पहला वाला जो पद रहेगा ना समास में, उसको हम बोलेंगे पूर्व पद। इस पद का आप अभ्यास कर लीजिएगा। मैं हमेशा पूर्व पद यूज करूंगा अभी। हाँ, पूर्व पद मतलब पहला वाला पद
उत्तर पद मतलब दूसरा वाला पद। तो राजदूत, इसमें पहला पद है राजन अथवा राज, जो षष्ठी विभक्ति में यूज किया जाता है राज। दूसरे शब्द आपको पता ही है, तो ये दो शब्दों के शब्दों को मिला करके एक शब्द बन गया। अत्र राजकूट पदे कह प्रधान, पहला वाला पद प्रधान है या दूसरा वाला पद प्रधान है, कैसे पता चलेगा? पता चलने के लिए मैं आपको दो आइडिया देता हूँ। क्या क्या आइडिया? राजदूत शब्द के साथ आप क्या करिएगा? क्रियापद जोड़ दीजिएगा। कौन सा भी क्रियापद, जैसे कि राजदूत गच्छति, ऐसा क्रियापद आपने जोड़ दिया। अभी गच्छति शब्द का अन्वय किसके साथ है ये आपको ढूंढना है। मतलब जब मैं बोलता हूँ राजदूत गच्छति, ऐसा बोलने के बाद राजा जाता है या दूत जाता है? दूत जाता है। मतलब अभी इस राजदूत पद में कौन से पद की प्रधानता है? उत्तर पद की प्रधानता है। अभी जो भी उत्तर पद का उत्तर पद के अर्थ की यदि प्रधानता आपसे दिख रही है तो वो तत्पुरुष हो जाएगा। तो इंट्रोड्यूस whether that is पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होने वाला समास कौन सा है, उत्तर पद जिसमें प्रधान है या उत्तर पदार्थ प्रधान वाला समास कौन सा होता है, उसका नाम क्या, हम अगली स्लाइड में देखेंगे वो। So basically, first idea is if you see some samastapada compound word, you have to add some kriyapada along with that. And after adding that kriyapada, you have to identify whether पूर्व पदस्य अर्थस्य प्रधानता अस्ति उत उत्तर पदस्य, पहले पद के अर्थ की प्रधानता है या उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है। जैसे कि राजदूत में हमें दूत इस पद की प्रधानता हमें दिखाई दी। अभी और एक मेथड है गुण, तो गुण वहां हमें ऐड कर देना है। जैसे कि जब मैं बोलता हूं राजदूत, तो राजदूत कैसा है ऐसा बोलता हूं तो सुंदर राजदूत, सुंदर राजदूत, तो वीर शूर राजदूत, अथवा मैंने वीर है, शूर है अथवा सुंदर है, ऐसा मैंने गुणवाचक शब्द या विशेषण उसको जोड़ दिया। अभी मैं यदि प्रश्न करता हूं कह सुंदर है, ऐसा प्रश्न करने के बाद पहला वाला पद प्रधान दिखता है, राजा प्रधान दिखता है या दूत प्रधान दिखता है? सुंदर, कौन सुंदर है? राजा सुंदर है या दूत सुंदर है? हमें आंसर मिल जाएगा दूत सुंदर है। मतलब कौन से पद की प्रधानता हो गई? उत्तर पद की प्रधानता हो गई, इसलिए तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है। अभी अलग अलग समासों में अलग अलग पदों की प्रधानता होती है। जैसे कि अभी समासों के प्रकार एक बार नाम से बता देता हूं, उसके बाद उनकी विशेषताएं उनकी व्याख्या बताता हूं। मुख्यत्वे समास के 5 प्रकार होते हैं। वो 5 प्रकार कैसे, मैं पहले बताता हूँ। पहला समास होता है केवल समास। केवल समास के आपको बहुत रेयर एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे कि भूतपूर्व, ये फेमस उदाहरण है उसका, अथवा वागर्थाविव, ये फेमस उदाहरण है उसका केवल समास का। ठीक है। केवल समास क्यों कहा गया इस समास को? क्योंकि बाकी सारे समासों को एक पर्टिकुलर नाम है, लेकिन इसको कुछ नाम भी नहीं है, इसलिए इसको केवल समास कहा गया। उसके बारे में ज्यादा अभ्यास नहीं करेंगे, बहुत रेयरली होता है, तो ये पहला समास काउंट कर सकते हैं। अभी विशेष समास में मुख्यत्वे 4 समास मुख्य होते हैं। कौन कौन सा? एक केवल भाव समास छोड़ दो, अभी केवल समास को छोड़ दो, ये पहला काउंट कर लो। दूसरा है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है। अभी उसमें किसके अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें क्या होता है, क्रम से बताऊंगा। दूसरा समास है तत्पुरुष, तीसरा समास है बहुव्रीहि, चौथा समास है द्वंद्व। ये 4 प्लस केवल समास सारे मिलकर के बन जाते हैं 5। फिर ऐसे भी कहा जाता है कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष दूसरा, तत्पुरुष को भेद काउंट करके हम 6 प्रकार बता सकते हैं। जैसे कि अव्यय भाव पहला, तत्पुरुष दूसरा, कर्मधारय तीसरा, द्विगु चौथा, बहुव्रीहि 5वां, द्वंद्व 6वां। इसको किसी परंपरा में इसको काउंट नहीं करते, केवल समास को काउंट नहीं करते। इन 6 को अच्छी तरह से इसका यूज होता है, इसलिए इन 6 समासों को काउंट किया जाता है। अभी इनकी व्याख्या थोड़ा सा प्रकार, इतने हम क्या क्या प्रकार देखेंगे। अव्ययी भाव के लगभग 33
प्रायः 33 प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें से यूजफुल ज्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले 12 होते हैं, उनका अभ्यास हम करेंगे। तत्पुरुष जो दूसरा समास है, उसके सामान्य तत्पुरुष 7 प्रकार का है विभक्ति के अनुसार। हाँ, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी वगैरह वगैरह काउंट करके तत्पुरुष के 7 प्रकार बन जाते हैं। उसका भी कर्मधारय एक भेद है। कर्मधारय के दोनों पद में विशेषण विशेष रखा जाता है, भेदों में संख्या आ जाती है, और अलग अलग नए प्रवृत्त और भी कुछ प्रकार है उसके, वो भी हम जैसा समय मिलेगा वैसे देखेंगे। बहुव्रीहि समास देखेंगे, 2 प्रकार का है। सामान्य जैसे कि द्वितीय बहुव्रीहि, तृतीया बहुव्रीहि वगैरह वगैरह, ऐसे 6 प्रकार होते हैं। उनके अलावा भी विशेष समास बहुव्रीहि के होते हैं, वो देखेंगे। द्वंद्व समास जिसके 2 मुख्य प्रकार है, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ये 2 मुख्य प्रकारों को हम इन 5 क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा इन व्याख्याओं के ऊपर जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा समास प्रकरण चलने वाला है। तो बेसिकली अव्यय भाव को आइडेंटिफाई करना है। सो हाउ विल वी आइडेंटिफाई अव्यय भाव, उसकी व्याख्या है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। अव्ययी भाव मतलब क्या? जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास होता है। और हाउ टू आइडेंटिफाई अव्ययी भाव? जिस समास के समस्त पद में आपको पहला शब्द यदि अव्यय दिखाई दे, वो है अव्ययी भाव समास। इसलिए आपको अव्यय पता होने चाहिए संस्कृत में कौन कौन से अव्यय, जैसे कि प्रति, यथा वगैरह वगैरह, प्र, परा, अपसम, इनको भी अव्यय कहते हैं। जैसे कि यथा, यथा, तथा वगैरह, ये सारे अव्यय है। अभी उन्होंने एक उदाहरण दिया है यथाशक्ति। अभी इस यथाशक्ति इस समस्त पद में शक्ति की प्रधानता है या यथा शब्द की प्रधानता है, उसके अनुसार हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यथा शब्द का अर्थ होता है शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का उल्लंघन न करके, ऐसा यथा शब्द का अर्थ होता है। तो बेसिकली यथा शब्द इज प्रिडोमिनेंट इन दिस समास। तो पूर्व पद प्रधान होने के कारण या पूर्व पद का अर्थ प्रधान होने के कारण इस समास को हम क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यू विल हैव मोर क्लैरिटी अबाउट दिस। ठीक है। अभी दूसरा समास है तत्पुरुष समास। कैसे पहचानेंगे तत्पुरुष समास को? तो बेसिकली प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। मतलब क्या? जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है, ऐसे समास को हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलेंगे। फेमस उदाहरण भूत बलि, ऐसा शब्द है भूत बलि। अभी इस समास में इस समस्त पद में कौन सा पद प्रधान है? भूत शब्द प्रधान है या बलि शब्द प्रधान है? मैं आपको उसके मेथड क्या बताई, क्रियापद यूज करना। जैसे कि भूत बलि अथवा भूत बलि ही दीयते, भूत बलि ही लोकैः अथवा जनैः भूत बलि ही दीयते। ऐसा वाक्य बनाने के बाद दीयते, ये जो दान रूपी क्रिया है, इसका अन्वय किसके साथ है वो देखना है। अभी जब मैं बोलता हूं देखो, लोगों के द्वारा दिया जाता है, क्या दिया जाता है? भूत दिया जाता है या बलि दिया जाता है? यहाँ बलि शब्द का अर्थ काटना वाटना वैसा वाला बलि नहीं था। वेदन पिंड, उसको हम बलि बोलते हैं। और वेदन पिंड यदि भूतों के लिए, पशु पक्षियों के लिए दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं भूताय बलि, भूत बलि। ठीक है। मतलब प्राणी मात्राओं के लिए दिया गया जो ओजन का, मतलब तंदुल का या ओजन क्या बोलते हैं, राइस का जो पिंड है, लड्डू है, उसको हम भूत बलि बोलते हैं। जब मैं वाक्य बोल रहा हूँ भूत बलि ही दीयते, उस समय में भूतों को मतलब किसी पशु पक्षियों को नहीं दे रहा हूं, मैं उस लड्डू को दे रहा हूं, उस पिंड को दे रहा हूं। तो बेसिकली पिंड या बलि शब्द प्रधान है। और अनदर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, राष्ट्रध्वजम नमामि,
राष्ट्रध्वजम नमामि। ऐसा बोलते समय मैं राष्ट्र को नमन कर रहा हूं या ध्वज को नमन कर रहा हूं? बेसिकली हमारी मेन एक्शन जो है वो ध्वज को हम नमस्कार कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूं अहम राष्ट्रध्वजम नमामि, मैं नमस्कार कर रहा हूं। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो हम किसी और न देखते हुए सिर्फ आंखें बंद करके मैं नमस्कार थोड़ी ना करता हूं। मैं कहाँ देखता हूं? ध्वज की ओर देखता हूं और तब जाकर के मैं नमस्कार करता हूँ। राष्ट्रध्वजम नमामि मतलब इस पद में, राष्ट्रध्वज पद में मुख्य शब्द या कौन सा शब्द प्रधान है? ध्वज, ये शब्द प्रधान है। अभी उत्तर पद प्रधान होने के कारण या उत्तर पद का अर्थ प्रधान होने के कारण इस समास को मैं क्या बोलूंगा या आप क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। बेसिकली द सेकेंड पदम, उत्तर पदम इज इंपॉर्टेंट इन तत्पुरुष समास। दो समास क्लियर हुए। अभी तीसरे और बढ़ रहा हूं मैं। तीसरे का मतलब अभी तत्पुरुष का ही एक भेद होता है, कर्मधारय। वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई कर्मधारय, बहुत सिंपल है। कैसे? जिस समास में आपको विशेषण और विशेष्य पद मिल जाए, उपमान या उपमेय मिल जाए, उस समास को हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय बोलेंगे। जैसे कि नील कमलम, कमलम है, कमलम तो विशेष्य पद है। कैसा कमल? यदि ऐसा प्रश्न करते हैं तो समास हो जाएगा कर्मधारय। नील ये हो गया विशेषण, कमलम हो गया विशेष्य। अथवा महादेव ऐसा शब्द है, महात्मा ऐसा शब्द है, उसका बेसिकली इसमें महान ये हो गया विशेषण और देव ये हो गया उसका विशेष्य। तो जिस समास में विशेषण प्लस विशेष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उस समास को हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है। विशेषण विशेष, विशेषण विशेष पूर्वक, विशेषण विशेष समास है कर्मधारय, ऐसा हम कह सकते हैं। और आगे चौथा प्रकार मैं बता रहा हूं, इन द सेंस तत्पुरुष का दूसरा प्रकार मैं बता रहा हूं, द्विगु। द्विगु का एक सामान्य या बड़ा सिंपल उदाहरण में बताता हूं और या ट्रिक बताता हूं। द्विगु समास में हमेशा पहला वाला जो पद रहता है ना, वो संख्यावाचक रहता है, संख्या पूर्व द्विगु, जिसमें पहला वाला पद मतलब संख्यावाचक है। लेकिन जिस समास में उत्तर वर्ग की प्रधानता है उसको हम बोलेंगे द्विगु समास। हाँ, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुव्रीहि समास में भी दशानन वगैरह शब्द आपको दिखाई देंगे। यहाँ संख्यावाचक है लेकिन वहां अन्य पद की प्रधानता होने के कारण वो कर्मधारय नहीं है। कर्मधारय में दो पॉइंट्स आपको याद रखने, कौन कौन से? उसमें पहला वाला पद संख्यावाचक रहेगा, दूसरा वाला पद प्रधान रहेगा। दूसरे वाले पद के अर्थ की प्रधानता रहेगी। उस समास को हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि त्रिभुवनम ऐसा पद है, त्रिभुवनम गच्छामि ऐसा यदि, नारदः त्रिभुवनम गच्छति ऐसा यदि वाक्य है। अभी नारद त्रिभुवन जाता है, मतलब वो कहाँ कहाँ जाते हैं नारद जी? नारद जी तीनों भुवनों में जाते हैं। तो बेसिकली त्रि इज अ संख्यावाचक शब्द, संख्यावाचक शब्द है। और भुवन, नारद भुवन जाते हैं मतलब एक्चुअली ही गोज टू दी सेपरेट लोकस। तो भुवन पद की भी प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता है, इसलिए इस समास को हम क्या बोलेंगे? द्विगु समास कहेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। पूर्व पद इज ऑलवेज नंबर एंड सेकेंड पद दूसरे पद की अर्थ की प्रधान। प्लीज आस्क। महोदय आवाज ब्रेक होतोय, ऐकू नाही येत आहे। अच्छा, आता मध्येच अचानक होतोय ब्रेक। खूप जणांना प्रॉब्लेम होते, चॅट मध्ये पण म्हणतायत लोक। सगळ्यांनी म्यूट करा, सगळ्यांनी सब म्यूट करिएगा अपना अपना, तो आपको अच्छी तरह से सुनाई देगा। सब म्यूट रहेगा। हाउ कैन माय वॉइस इज ब्रेक? ओके फाइन, म्यूट हो जाएगा सब। ओके, फिर से जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आए वो कृपया मुझे पूछ लीजिएगा, समय समय पे पूछ लीजिएगा, ठीक है?
ओके, अभी बहुव्रीहि समास को कैसे पहचानना है? बहुत सिंपल, जिसमें पहले पद की भी प्रधानता नहीं, उत्तर पद के मतलब दूसरे पद की भी प्रधानता नहीं, लेकिन जिसमें तीसरा ही पद प्रधान है, उसको क्या बोलेंगे हम? बहुव्रीहि समास कहेंगे। उदाहरण देता हूँ, पीताम्बरः। अभी देखिए, पीतम अंबरम यस्य सह पुरुषः पीताम्बरः विष्णुः, है ना। पीताम्बर शब्द मैं जब कहता हूं, पीताम्बरः आगच्छति, पीताम्बरः आगच्छति, ऐसा मैं वाक्य बना रहा हूं। आगच्छति मतलब कौन आता है? पीतम, पीला कलर आता है, या अंबरम माने वस्त्र आता है? पीला कलर भी नहीं आता, वह अंबरम मतलब वस्त्र भी नहीं आता, लेकिन पीले कलर वाला जो पुरुष है भगवान विष्णु, वो आता है। मतलब क्या हुआ? जिस समास में अन्य पद की ही प्रधानता है, पहले पद को भी एक्सक्लूड करो, दूसरे पद को भी इग्नोर करो, जिसमें अन्य पद की प्रधानता है, वो समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अभी आपको कदाचित मैं ये प्रश्न अभी नहीं रखूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। यदि किसी के मन में यदि डाउट है, पीतम ये विशेषण है, अंबरम का ये विशेषण है, यदि ऐसा समास करते हैं जिसमें विशेषण विशेष है, उसको तो कर्मधारय कहना चाहिए, इसको आप बहुव्रीहि कैसे कह रहे हैं? तो बेसिकली आइडिया इज वेरी क्लियर that if you are making बहुव्रीहि, then you have to focus on gender. जब आपको पुल्लिंग में बहुव्रीहि समास करना है, तो आपका समास विग्रह रहेगा पीतम अंबरम यस्य सह, सह पीताम्बरः। लेकिन इसका ही आप कर्मधारय यदि कर रहे हो, तो वहां आपका विशेषण बन जाएगा पीतम अंबरम, पीताम्बरम, ऐसा समाज बनेगा। दोनों में बहुत अंतर है, एक में इंटरजेंडर आपको दिख रहा है, एक में आपको पुल्लिंग दिख रहा है। तो वो समास आप आगे जाकर के और क्लैरिटी उसमें आएगी। और जहां जहां आपको इसके बारे में कुछ प्रश्न है, बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी लास्ट वाला प्रकार मैं बताता हूँ, द्वंद्व। द्वंद्व किसको कहते हैं? अभी तक हमने देखा जिसमें पूर्व पदार्थ की प्रधानता होते हैं, पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, या जिसमें पहला पद अव्यय रहता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा समास हमने देखा तत्पुरुष, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता नहीं रहती, लेकिन दूसरे पद की उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है, उसको तत्पुरुष बोलते हैं। अभी उसके जो भी प्रकार आएंगे, उनके प्रकारों में भी उत्तर पद की प्रधानता रहनी ही रहनी है। कर्म हो चाहे कर्मधारय हो चाहे द्विगु हो, उसमें उत्तर पद की प्रधानता रहेगी, क्योंकि वो तत्पुरुष पे भेद है। दिस शुड बी क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तीसरा प्रकार मैंने बताया बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में पूर्व पद की भी प्रधानता नहीं, उत्तर पद की भी प्रधानता नहीं, इसमें अन्य किसी दूसरे ही पद की प्रधानता होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि बोलेंगे। इसके अलावा अभी बचता है द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में पहले पद की भी प्रधानता होती है, दूसरे पद की भी प्रधानता होती है। जैसे कि रामकृष्णौ गच्छतः, गच्छतः जा रहे हैं, जाते हैं। तो मैं जब बोलता हूं रामकृष्णौ गच्छतः, मतलब राम जाता है या कृष्ण जाता है? कौन कौन जाता है? राम भी जाता है, जितना राम जाता है उतना ही कृष्ण भी जाता है। मतलब पूर्व पद का जितना अर्थ प्रधान है, उतना ही अर्थ दूसरे पद का, कृष्ण पद का भी है। दोनों पद के अर्थों की प्रधानता होने के कारण इस समास को हम क्या बोलेंगे? उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्वः। अभी आपका मेन टास्क क्या रहेगा? जो कुछ भी समस्त पद, कंपाउंड वर्ड you are finding, you are getting, you have to add kriyapad with that, and you have to try to understand whether first pada is pradhana or second padam is predominant, where all the padas are excluded and another pada is highlighted, or first pada is visheshana, next pada is vishesha, or first pada is sankhyavatyak, another pada is like that. You have to identify. Okay,
So based on this idea, we are going to move further. इसमें यदि किसी को कुछ पूछना है, you can unmute your mic and you can ask questions. Otherwise, I will take next slide. Okay. Now, द्वंद्व समास. जी, अलापिनी जी. जी सर. सर, जैसे आपने बताया कि जो नंबर्स जिसमें हम कहते हैं, मतलब त्रिभुवन, ये जो एग्जांपल आपने दिया द्विगु समास का, और जैसे बहुव्रीहि का दशानन, तो फिर ये आइडेंटिफाई कैसे करना कि अभी ये द्विगु है और यही अभी ये दशानन आया, तो फिर नंबर दश ये संख्यावाचक है परंतु ये बहुव्रीहि है, तो वो थोड़ा सा नहीं समझ में आया. जी, मैंने क्या बताया कि जहां कहीं भी आपको संख्यावाचक शब्द मिलता है, संख्यावाचक शब्द मिलने के बाद इफ यू आर फाइंडिंग दैट उत्तर पदस्य अर्थस्य प्रधानता वर्तते, इफ यदि उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है तो डेफिनेटली वो द्विगु है. जी जी. और अन्य पद की प्रधानता दिख रही है तो दैट इज बहुव्रीहि. दोनों में संख्या रहेगी, लेकिन पहला पद सॉरी दूसरा वाला पद प्रधान है या अन्य पद प्रधान है, उसके अनुसार वी कैन डिसाइड दैट दिस इज इफ उत्तर पद इज प्रधान देन दैट इज द्विगु, इफ अन्य पद इज प्रधान देन दैट इज बहुव्रीहि. बाय प्रैक्टिसिंग नो प्रॉब्लम. जी सर, धन्यवाद. जी, और किसी को कुछ इसके बारे में नहीं? आगे बढ़ूं? ओके, ठीक है. आगे की स्लाइड में अभी द्वंद्व समास में प्रवेश करता हूं मैं. द्वंद्व समास जरा सिंपल समास है और हम जल्दी से हम 15-20 मिनट में समाप्त कर पाएंगे तो बढ़िया रहेगा. ठीक है. अभी हमने कहा कि जहां दोनों पद के अर्थों की प्रधानता रहती है, मैंने सारी स्लाइड संस्कृत में रखी है बिकॉज आई नो दैट यू ऑल नो संस्कृत एंड यू हैव सम बैकग्राउंड. तो यदि किसी का बैकग्राउंड नहीं है और यदि किसी को प्रश्न है तो फिर से मैं आपको बताता हूं कि आप अनम्यूट करके मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं. ठीक है. उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व मतलब क्या? जहां दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता है उस समास को हम बोलेंगे द्वंद्व समास. उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है. यदि दो अथवा द्व्यधिकाः, दो से अधिक, संज्ञाः लौकिक विग्रहे च इत्यनेन उच्यते अथवा उच्यन्ते तभी द्वंद्व समास. हिंदी में बताता हूँ. यदि आप कुछ लौकिक विग्रह कर रहे हो, अलग अलग पदों को अलग अलग कर रहे हो और च जोड़ते समय आपको दो पद या दो से अधिक पद मिलते हैं तो और दोनों के अर्थों की प्रधानता है तो उसको क्या करेंगे? उसको हम द्वंद्व समास कहेंगे. उदाहरण एक देता हूं. माता च पिता च, माता च पिता च, यहां हमने च दोनों ओर जोड़ा. ठीक है. अभी उसमें माता शब्द और पिता शब्द दोनों के अर्थ की प्रधानता है. उदाहरण देता हूं. माता पितरौ पालयतः, पितरं पालयतः. ये समास जब आप समस्त पदों का अभ्यास करेंगे, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उनके साथ कुछ ना कुछ क्रियापद जोड़ने का प्रयास करिएगा. क्रियापद जोड़ने के बाद यू विल गेट क्लियरिटी, यू विल गेट मोर क्लियरिटी अबाउट दिस समास पद. फॉर एग्जाम्पल, माता पितरौ पुत्रं पालयतः, क्रियापद क्या है? पालन करते हैं. तो अभी मैं ऐसा प्रश्न करता हूं, पुत्र का पालन कौन करता है? केवल माता करती है या पिता भी करता है? एक्चुअली दोनों करते हैं. दोनों करते हैं मतलब दोनों के पदों के अर्थ की प्रधानता है. दोनों पदों के प्रधानता होने के कारण इस समास को हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे. उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व. इतना क्लियर हुआ? अभी समास करते समय उसमें कौन सी विभक्ति या कौन सा वचन वहां रखना है? इट डिपेंड्स. इफ देयर आर ओनली टू पदर्स लाइक माता च पिता च, दो ही पद है, तो दो ही व्यक्ति होने के कारण आप समास करेंगे माता
और समस्त पद बन जाएगा माता पितरौ, द्विवचन वहां आ जाएगा क्योंकि वो देव थी। और यदि वहां बहुत सारे लोग हैं जैसे कि रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च, अभी इनकी संख्या संख्या 2 से अधिक है और हर एक के बाद आप च च च च लगा रहे हो, तो बेसिकली इसका समास करते समय आप बना देंगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बहुत होने के कारण इनका एक समस्त पद बना करके वहां बहुवचन जोड़ देंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा इसको द्वंद्व समास कहते हैं। बस ये बेसिक आइडिया है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा डेवलप करते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास के 2 मुख्य भेद है। पहला कहलाता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा कहलाता है समाहार द्वंद्व, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। अभी उसका थोड़ा सा उसमें और क्लैरिटी आपको देता हूं। इतर इतर, इतर इतर मतलब क्या, अलग अलग, ऐसा अर्थ होता है। भिन्न पद, जब भिन्न भिन्न पद एकत्र प्रयुज्यन्ते, तो मतलब जिसमें अलग अलग पद एकत्र जोड़े जाते हैं। अब ये बोलने के बाद वहां थोड़ा सा आपको इतरेतर में और समाहार में थोड़ा सा बदल दिखेगा। क्या क्या बदल होता है, आई विल एक्सप्लेन दिस। तो बेसिकली ये इतरेतर समास करते समय हमें दोनों पदों के ऊपर फोकस तो करना ही है, क्योंकि दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता है ही। लेकिन समास करते समय जो लघु शब्द है, इन द सेंस जिस शब्द में कम से कम स्वर है, वो शब्द हम पहले रखेंगे, ठीक है। इनके उदाहरण देखेंगे, ये पहले आइडिया। दूसरा, समस्त पदम नित्यम द्विवचने अथवा बहुवचने भवति। इतरेतर में आपको यू विल फाइंड आइदर ड्यूअल और प्लूरल, द्विवचन या बहुवचन में ये इतरेतर मिलेगा। इतरेतर हमेशा, हमेशा नहीं, हमेशा मतलब जब भी आप इतरेतर का उदाहरण देखेंगे, आइदर इट विल बी इन ड्यूअल और इट विल बी इन प्लूरल, इट इज फॉर श्योर, नॉट सिंगुलर एट ऑल। समाहार सिंगुलर में होता है। तो बेसिक आइडिया, समस्त पदम, इतरेतर का समस्त पद हमेशा द्विवचन में आता है, नहीं तो बहुवचन में आता है। समस्त पदस्य लिंगम उत्तर पदानुगुणम भवति, मतलब अभी जब समस्त समास करेंगे उसमें उत्तर पद कौन सा है वो देखना है। उत्तर पद यदि पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग सदृश शब्द चला करके उसमें वच आप क्या रखेंगे, उसका रूप रखेंगे। उसका अलग अलग उदाहरण देखते हैं। विग्रह प्रतिपदम प्रथमा विभक्ति योजनीय, जब इस समास का विग्रह आप करते हो तो हर एक पद के बाद आपको प्रथमा विभक्ति मतलब रखनी है। जैसे कि राम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा समास समस्त पद है, सामासिक पद है। उसका जब आप विग्रह करेंगे, विग्रह करते समय आपको प्रथमा विभक्ति का वचन लाना है। रामश्च, लक्ष्मणश्च, भरतश्च, शत्रुघ्नश्च। और बाद में यदि समास करेंगे तो वहां डायरेक्टली उन सबका विभक्तियों का लोप कर देंगे और बहुवचन यूज करेंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये आएगा क्लियर। विग्रह प्रतिपदम चकारः इति अव्ययम उपयोक्तव्यम, च आप रखेंगे विग्रह करते समय। समस्त पदम द्विवचने चेत प्रतिपदम एक वचनम, बहुवचने चेत प्रतिपदम अर्थानुगुणम। मतलब क्या, यदि आपको समस्त पद में द्विवचन डुअल दिख रहा है, राम लक्ष्मण, तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक पद में आप एक वचन यूज करेंगे, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण। लेकिन कदाचित बहुवचन में यदि बहुवचनांत शब्द आपको मिल रहा है, जैसे कि एक उदाहरण बताता हूं, बालकाः बालिकाः मनुष्याः च, बालकाः च बालिका च मनुष्याश्च। अभी इसका हम समास पद कर देंगे, बालक बालिका मनुष्याः, बालक बालिका तरुणाः, जो भी करना है, बहुवचन कर दिया। अभी इसको देख करके हम इसका विग्रह 2 प्रकार का कर सकते हैं। आइदर वी कैन पुट इन सिंगुलर, इफ देयर इज ओनली वन बालक, इफ देयर इज ओनली वन बालिका एंड इफ देयर इज ओनली वन तरुण, वन पर्सन, तो हम हर एक में सिंगुलर सिंगुलर भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि बालकश्च, बालिका च और तरुणश्च। लेकिन यदि बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे बालिका है, बहुत सारे तरुण हैं, तो इसका विग्रह हम बहुवचन में भी कर सकते हैं, बालकाः च
बालिकाः च और तरुणाश्च, तो समस्त पद बन जाएगा बालक बालिका, बालक बालिका तरुणाः, ऐसा बन सकता है। और सिंगुलर वाली का भी ऐसी ही गति है। अभी देखो थोड़ा सा इसका अभ्यास करते हैं। एक पहला नियम, इतरेतर द्वंद्व इतरेतर योग द्वंद्वे समस्यमाण पदानां प्राधान्यम भवति एवं च तदनुरूपम वचनानि भवन्ति। मतलब क्या, इतरेतर द्वंद्व समास में समस्यमान जो भी पद है दोनों के पदों के अर्थ की प्रधानता होती है और उनके अनुसार आप वचन वहां रखेंगे। रामश्च लक्ष्मणश्च, यहाँ कितने पुरुष है, राम एक पुरुष है, लक्ष्मण एक पुरुष है। अभी ये दो होने के कारण आपको यहाँ द्विवचन यूज करना है, राम लक्ष्मण। ठीक है, अभी उत्तर पद लक्ष्मण है, आकारांत शब्द था इसलिए आकारांत शब्द की तरह रूप हमने बनाया। अभी एक दूसरा उदाहरण देता हूं, रमा च वाणी च। अभी इसमें आप समास करते समय कैसे करेंगे, रमावाण्यौ ऐसा करेंगे। और वाणी शब्द यहाँ उत्तर पद में आया इसलिए वाणी शब्द की तरह उस समस्त पद का रूप बनेगा रमावाण्यौ। रमावाण्य ऐसा नहीं बनेगा, अलग सा। सूर्य चंद्रमसौ, अभी यहाँ सूर्य एक शब्द है, चंद्रमस ऐसा दूसरा शब्द है, उसका प्रथम विभक्ति एक वचन बन जाता है चंद्रमाः च। अभी इसमें समस्त पद करके सूर्य चंद्रमस, अभी चंद्रमस शब्द उत्तर पद में होने के कारण उसके जैसे रूप चलते हैं ना वैसे रूप यूज करके उसका डुअल बना देना, क्योंकि देव सूर्य चंद्रमसौ ऐसा बन जाएगा। इसमें देव मानव दानवाः ऐसा समस्त पद दिख रहा है। अभी इसमें आप दो प्रकार के विग्रह कर सकते हैं। यदि आपको केवल एक ही देव दिख रहा है, एक ही मानव दिख रहा है, एक ही दानव दिख रहा है, तो सिंगुलर 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 विग्रह करते समय आप सिंगुलर यूज करेंगे, देवश्च मानवश्च दानवश्च, स्टिल यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फॉर्म। समस्त पद ऐसा ही बनेगा। हाँ जी कमलाज। हाँ, ये जो आप बताए ना सूर्य चंद्रमसौ, वहां पर चंद्रमा च, तो मसौ तो चंद्रमस तो प्रातिपदिकम है ना। चंद्रमस प्रातिपदिक है। हाँ हाँ तो हाँ, सूर्य चंद्रमसौ कैसे बनता है? डुअल बनता है ना। चंद्रमा शब्द यदि आप डिक्लाइन करते हो, चंद्रमाः चंद्रमसो चंद्रमसः ऐसा रूप बनता है। तो डुअल हमने यूज किया, सूर्य चंद्रमसौ ऐसा समास किया हमने। अवगतम अवगतम, थैंक यू। हाँ हाँ और ठीक है। अगला, अभी मैं जो ये उदाहरण बता रहा हूँ, देव मानव दानवाः, यद्यपि यहाँ देव मानव दानवाः ऐसा आपको बहुवचन दिख रहा है, बहुवचन के इसका आप दो प्रकार का विग्रह कर सकते हो, ऐसा मैं बता रहा हूँ। कैसे, एक भी देव हो सकता है, एक भी मानव हो सकता है और एक दानव भी हो सकता है, एक 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 इंडिविजुअल हो सकते हैं और वो तीनों का कंबाइन करके हम बहुवचन करेंगे, देवश्च मानवश्च दानवश्च। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां अनेक सारे देव हो सकते हैं, अनेक सारे मानव हो सकते हैं, अनेक सारे दानव हो सकते हैं, तो देवाश्च मानवाश्च दानवाश्च ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं। इतना क्लियर। वैसे भी सूर्य चंद्र नक्षत्राणि, यहाँ भी वैसा ही होगा। ठीक है, सूर्यश्च चंद्रश्च नक्षत्राणि च, सूर्य चंद्र नक्षत्राणि, अथवा सूर्यश्च चंद्रश्च नक्षत्रम, एक यदि एक ही नक्षत्र है तो वहां कदाचित हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सूर्य चंद्र नक्षत्राणि। ठीक है, अब थोड़े से मेन शब्द इतरेतर द्वंद्व हम समाप्त करते हैं आज के दिन। ह्रस्व इकारांतः उकारांतः वा शब्दः पूर्वं प्रयुज्यते। ह्रस्व इकारांत शब्द या ह्रस्व उकारांत शब्द पहले रखना चाहिए। पहला नियम, बेसिक नियम है, द्वंद्व समास में इतरेतर करते समय, इतरेतर योग या इतरेतर द्वंद्व करते समय आपको पहले पद जब आप रखेंगे तो पहला पद कौन सा होना चाहिए, ह्रस्व इकारांत होना चाहिए, ह्रस्व उकारांत शब्द होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण देते हैं, हरि हर। अभी इन दोनों में न्यून शब्द, न्यून तो न्यून स्वर तो दोनों में नहीं है, दोनों में दो दो स्वर आ रहे हैं, हरि में भी दो स्वर है, हर शब्द में भी दो ही स्वर है। अभी यहाँ आपको प्रश्न आएगा, पहले हरि पद को रखो या हर पद को रखो।
तो ऐसी समस्या आने के बाद सॉल्यूशन ऐसा दिया जाता है कि यदि आपको रस्व इकारांत शब्द मिल रहा है या रस्व उकारांत शब्द मिल रहा है, तो दोनों में से आप रस्व इकारांत या रस्व उकारांत शब्द को पहले रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हर, ये शब्द अकारांत है, हरि शब्द इकारांत है। अभी इसमें इकारांत, रस्व इकारांत होने के कारण हमेशा समास में हरि शब्द ही पहले रहेगा। ठीक है, हरश्च हरिश्च, ऐसा भी आपको पूछते हैं, हरश्च हरिश्च समास क्या होगा? हरिहरवो, ऐसा ही होगा। उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, जहां जरूरत पड़े वहां मैं एक्सेप्शन बताऊंगा। यदि आपकी तरफ से कुछ प्रश्न नहीं आता तो मैं स्वयं के भी प्रश्न नहीं पूछूंगा, क्योंकि बाकी लोगों को समस्या भी हो सकती है। यदि किसी को प्रश्न आता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दूसरा सेम रूल यहाँ में नॉट एबल टू हियर, कैन यू रिपीट योर? Okay, let me finish this because we have only 5 minutes. Then I will take a separate 5 or 10 minutes for your questions. Okay. Okay. Madhu, no. I will take another short time for you to answer your questions. Okay. भूत और मधु ऐसे दो शब्द है। अभी भूत शब्द, इसमें भी दो ही स्वर है, मधु शब्द में भी दो ही स्वर है, तो दोनों में से पहला पद कौन सा आएगा? बेसिकली इफ यू फाइंड रस्व इकारांत शब्द और इफ यू फाइंड रस्व उकारांत शब्द, यू हैव टू पुट इन फर्स्ट केस। तो मधु वेतम, मधुश्च, सॉरी मधुच वेतम च, मधु शब्द ही पहले आएगा और बन जाएगा मधु घृते। घृत शब्द नपुंसक लिंग होने के कारण वहां हमने द्विवचन डाल दिया, मधु घृते बना दिया, वनम वने, वैसे मधु घृते। ठीक है, और एक नियम, अल्प स्वर विशिष्ट शब्द है पूर्वम, शिव और केशव ऐसा शब्द है, शिव और केशव। अभी इसमें से पहला पद कौन सा आएगा? बहुत सिंपल रूल, क्या? रस्व, सॉरी, जिसमें कम से कम स्वर है ना, कम से कम स्वरों वाला पद हम पूर्व में रखेंगे। तो शिव, इसमें दो ही स्वर है, केशव, इसमें अलग बहुत तीन स्वर है, ज्यादा नहीं है, तीन। तो दो स्वरों वाला या तीन स्वरों वाला, तो सिंपल आंसर है जिसमें कम से कम स्वर है वो वाला पद पहले रख देंगे। तो शिव पद हमेशा पहले आएगा, शिवश्च केशवश्च शिव केशव। वैसा ही रामश्च लक्ष्मणश्च, राम शब्द पहले आएगा। इतना क्लियर? आगे और 3 रूल, ये थोड़ा सा सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और ऐसा शब्द मिल रहा है इंद्र और अग्नि, ऐसे 2 शब्द मिल रहे। अभी इनमें भी, इंद्र शब्द में भी 2 ही स्वर हैं, अग्नि शब्द में भी 2 स्वर हैं, तो यहाँ कौन सा पद पहले आएगा? आप बताओ, कौन सा पहला आना चाहिए? ये नियम मत पढ़ो, मैंने जो पहले वाले नियम बताए ना उनका अपवाद करता है ये नियम। मैंने पहला नियम ऐसा बताया, यदि आपको रस्व इकारांत स्वर मिल रहा है, रस्व उकारांत स्वर मिल रहा है, तो रस्व इकारांत उकारांत वाला पद पहले रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ कौन सा पद पहले होना चाहिए था? अग्नि पद पहले होना चाहिए था, लेकिन अपवाद, ये एक्सेप्शन कैसे बन जाता है? तीसरा नियम महत्वपूर्ण नियम है, यदि स्वरादि, स्वरादि मतलब जिसका आदि वर्ण स्वर से शुरू हो रहा है, जैसे कि इंद्र, इसमें भी स्वर है, अग्नि इसमें भी स्वर है, और ये दोनों स्वर है, लेकिन स्वरादि होते हुए जो आकारांत है वो पद पहले आएगा। अभी यद्यपि दोनों स्वरादि स्वर है, दोनों स्वरादि पद है, लेकिन उसमें स्वरांत आकारांत कौन सा है? इंद्र, ये आकारांत है, इसलिए इंद्र पद पहले रखा जाएगा। वैसे ही इंद्रश्च, यहाँ कौन सा आएगा पहले? इंद्र शब्द पहले आएगा, क्यों? स्वरादि है। इतना क्लियर? आगे, और ये बहुत दोनों, चौथा और नियम बहुत सिंपल है। चौथा नियम ऐसा, भ्रातृषु ज्येष्ठ भ्राता पूर्वम प्रयुज्यते, मतलब ये जो भ्राता लोग है, बंधु लोग है, बंधु लोगों में जो बड़ा होता है ना, जब भी उसमें कम स्वर हो ज्यादा स्वर हो, वो स्वरों के बारे में यहाँ ज्यादा देखना नहीं है, जो बड़ा है उसको पहले रख देना है। जैसे कि भीम शब्द में 2 ही पद है, अर्जुन शब्द में 3 ही स्वर है, युधिष्ठिर शब्द में 4 स्वर है, तो क्रम से बेसिकली भीम, अर्जुन,
युधिष्ठिर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हम ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण युधिष्ठिर शब्द को भी पहले रख सकते हैं। इतना क्लियर? और श्रेष्ठ पूर्वम प्रयुज्यते, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसमें ये रस्व आकारांत इकारांत वाले नियम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। वहां डायरेक्टली जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको पहले रख देना है, जैसे कि गुरु और शिष्य। इसमें आपको whether that is ending with it is starting with swara, whether it is ending with swara, it doesn't matter, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको पहले रख देना। बस इसको ही हम क्या बोलते हैं, उत्तरेतर द्वंद्व इसको कहते हैं। आई थिंक टुडे दिस मच इज सफिशिएंट। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ समाहार, then if time permits I will take the another samas. Now let me do Purnamadah, then I will do 5 minutes to do question and answer. महोदय, I will finish this, then you can ask me questions. ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।